MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात है की शुरुआत करेंगे और आज आपको बताने वाला हूं चीन से अमेरिका डर रहा है। चीन से अमेरिका डरता है क्योंकि जो अभी तक की तस्वीर सामने आ रही है उससे लग रहा है कि अमेरिका पीछे हट गया। और इधर अमेरिका में देखिए आप, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप का विरोध करने के लिए अमेरिका की जनता सड़कों पर आ गई है और जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है। DC United will never be defeated. DC United will never be defeated. DC United will never be defeated. DC United will never be about 8:05 p.m. and we're going to do that every day. इधर भारत की पूरी तैयारी है। पुतिन और मोदी साथ में और डोनाल्ड ट्रंप भी पुतिन से मिलने वाले हैं। आगे आपको बताऊंगा क्या तैयारी है भारत की। इसके अलग तस्वीर सामने आ रही है चाइना को लेकर। चाइना भी भारत के सपोर्ट में आ गया है और इधर डोनाल्ड ट्रंप चाइना से डरने लगे हैं, चीन से डरने लगे हैं। बात मैं क्यों कह रहा हूं, अगली तस्वीर आपको दिखाऊंगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है। टैरिफ की चर्चा दुनिया भर में हो रही है, लेकिन देख रहे हैं आप, यह कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम 90 दिन के लिए चीन पर जो टैरिफ लगा रहे थे उसे टालते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप चाइना से डरने लगे? क्योंकि जो ट्वीट, जो पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पे किया है वो उन पर ही सवाल खड़े करता है। रिपोर्ट दिखाते हैं। ट्रंप की टैरिफ मनमानी से दुनिया परेशान है, लेकिन चीन के आगे ट्रंप ने सरेंडर कर दिया। क्या ड्रैगन से डरते हैं डोनाल्ड ट्रंप? भारत पर 50% टैरिफ के बाद चीन ने अमेरिका का विरोध किया था। ऐसे में ट्रंप के खिलाफ मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तिकड़ी मैदान में थी। सवाल उठ रहे हैं कि क्या तिकड़ी के डर से ट्रंप ने चीन पर मेहरबानी दिखाई? तो देखा, क्या वाकई ट्रंप मेहरबानी दिखा रहे हैं या फिर वो चाइना से डर गए हैं? आइए आपको जरा विस्तार से समझाते हैं। चीन ने ट्रंप को 90 दिनों के लिए टैरिफ की छूट दी है। सोचिए आप साहब, ट्रंप चीन पर मेहरबान हो गए। इससे दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में टकराव टल गया है। इससे पहले ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था। रूस से तेल खरीदने को लेकर ट्रंप ने एक्शन लिया था, लेकिन चीन ने भी अमेरिका के इस कदम को गलत बता दिया है। और इधर अमेरिका चीन में पहले भी ट्रेड वॉर हो चुका है। अब क्या हो रहा है? अमेरिका ने 145% तब टैरिफ लगाया था, उधर चीन ने भी पलटवार किया और 125% टैरिफ लगा दिया अमेरिका पर। अब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। चीन के टैरिफ को लेकर आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया है। ट्रंप ने जिनपिंग के साथ बेहतर संबंध बनाने की बात कही। देखिए जरा, चीन काफी अच्छे से व्यवहार कर रहा है। कौन कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। जिनपिंग को ट्रंप ने बेहतरीन दोस्त बता दिया है और अमेरिका चीन साथ हो तो दुनिया की आधी समस्या खत्म हो जाएगी। दरअसल टैरिफ वॉर ने भारत, रूस, चीन को साथ ला दिया, जो आप देख रहे हैं ये तिकड़ी। पीएम मोदी एससीओ समिट में जिनपिंग से मिलने वाले हैं और भारत, रूस और चीन, रूस की दोस्ती अमेरिका जानता है। वो जानता है कि अगर ये तीनों मिल गए तो फिर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की मुश्किल बढ़ती ही जाएगी। अब मैं आपको सुनवाता हूं इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं चीन को लेकर। सुनिए जरा। China and the United States can together. हम देखेंगे आगे क्या होता है। चीन अमेरिका में सब ठीक चल रहा है। जिनपिंग के साथ मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अमेरिका चीन साथ आ जाए तो दुनिया की आधी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा, अमेरिका चीन से डर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप चीन से डर रहे हैं। उसका कारण क्या है, आइए जरा बताते हैं। ट्रंप भारत के रूस से तेल खरीदने से बड़े नाराज हुए, लेकिन भारत रूस से सबसे ज्यादा तेल नहीं खरीदता है। बड़ी बात क्या है, भारत से ज्यादा कौन खरीदता है?
चीन रूस से तेल खरीदता है दर्शकों, और चीन रूस से 47% कच्चे तेल का आयात करता है। कोयला और गैस खरीदने में भी चीन भारत से आगे है। इसके बावजूद ट्रंप चीन को रियायतें दे रहे हैं। चुनाव कैंपेन में ट्रंप चीन पर तीखा हमला बोला करते थे, लेकिन अब चाइना के खिलाफ नरम तेवर दिखाने लगे हैं। दावा यह कि चीन ने दुर्लभ खनिजों की सप्लाई कम कर दी है। अमेरिका के हथियार प्रोडक्शन पर इसका खासा प्रभाव पड़ रहा है। फाइटर जेट से बुलेट ट्रेन और बुलेट बनाने में भी अमेरिका को मुश्किल हो रही है। ट्रंप ने चीन की शुरुआत में 145% टैरिफ लगाया था। इसके बाद चीन ने भी उल्टा 125% टैरिफ लगा दिया। साथ ही दुर्लभ खनिजों की सप्लाई रोक दी और अमेरिका को करारा जवाब दिया। इसके बाद क्या हुआ? ट्रंप ने टैरिफ को 30% कर दिया। यह झटका लगा अमेरिका को। अमेरिका अब भी फाइटर जेट मिसाइल बनाने में संघर्ष कर रहा है। खबर है हमारे पास, ड्रोन बनाने वाली एक अमेरिकी कंपनी को ऑर्डर 2 महीने के लिए टालना पड़ा। सोचिए जरा, 80,000 से ज्यादा पुर्जे चीन के महत्वपूर्ण खनिजों से बनते हैं। यही कारण है अमेरिका चीन से स्मार्टफोन से लेकर जूते तक आयात करता है। कंप्यूटर, खिलौने, वीडियो गेम, हीटर अमेरिका चीन से खरीदता है। लिथियम आयन बैटरी, फर्नीचर, बुना हुआ स्वेटर भी आयात करता है। मोटर वाहन के पुर्जे, कपड़े, लोहे के सामान चीन निर्यात करता है। अब अमेरिकी बाजार में चीनी सामान बड़ी मात्रा में मौजूद है। इसी वजह से ट्रंप ने चीन को टैरिफ में बड़ी राहत दी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप डर रहे हैं चीन से। इसको लेकर डिफेंस एक्सपर्ट से भी हमने बात की। टीपी त्यागी साहब क्या कह रहे हैं, सुन बात है। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है RIC यानी कि रशिया, इंडिया और चाइना। ये तीनों मिलकर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बना सकते हैं, जिसकी बानगी देखने को मिल गई थी जब ब्रिक्स की मीटिंग रशिया के कजान में हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बड़ा डर इसी नए वर्ल्ड ऑर्डर का है और ये मिलकर डोनाल्ड ट्रंप के डॉलर की दादागिरी को चैलेंज कर सकते हैं। ऐसे में जब उसने पाकिस्तान को गले लगा लिया है तो हो भी सकता है कि आने वाले समय में कहीं भारत भी अमेरिका से दूर ना होने लगे। इसलिए उसने चाइना को जो टैरिफ की विंडो है वो 90 दिन तक और बढ़ा दी है और कहा है कि चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसका डर हकीकत में ना बदल जाए। बस यही चक्कर है। सुना आपने। लेकिन इधर चीन से डोनाल्ड ट्रंप डर रहे हैं और उधर पाकिस्तान अभी भी गिड़गिड़ा रहा है। इसने अपनी भीख मांगने की आदत नहीं छोड़ी है। अब खबर यह है कि एटमी गिरवी रखने गए हैं क्या, क्योंकि मुनीर बार बार मुलाकात तो कर रहे हैं, लेकिन मुनीर पर निशाना भी साधा जा रहा है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, ये पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर कुछ भी करे, भारत डरने वाला नहीं है। उसकी एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, दिखाइए जरा। ये देखिए आप, ये उसी घाटी की तस्वीर है जहां पर पाकिस्तान आतंकी भेजता है। लेकिन अब वहां पर 15 अगस्त से पहले आप देखिए, कश्मीरियों को लेकर ये पाकिस्तानी अलग अलग बयान दे रहे हैं और इधर कश्मीर में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। सुना आपने। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं, अमेरिका पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो बार बार पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाता रहेगा। आइए जरा आपको बता दें किस तरह की तैयारी की जा रही है। मुनीर की परमाणु धमकी पर पेंटागन के बड़े अधिकारी भड़क गए हैं। पूर्व अधिकारी हैं ये, और पाकिस्तान जनरल मुनीर को सूट पहनने वाला आतंकी बता रहे हैं। मुनीर के अमेरिकी वीजा पर पाबंदी लगाने की मांग तक कर रहे हैं। पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन यही नहीं रुकते हैं। उन्होंने कहा कि मुनीर को अमेरिका से बाहर कर देना चाहिए तुरंत। रूबिन ने कहा मीटिंग से बाहर निकालकर टेम्पा एयरपोर्ट तुरंत भेज देना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका से मुनीर ने परमाणु गीदड़ भभकी दी थी दुनिया को। रूबिन ने कहा कि पाकिस्तान गुंडा राज्य जैसा व्यवहार कर रहा है। पाकिस्तान आधी दुनिया को
परमाणु हथियारों की धमकी दे रहा है। पाकिस्तान से गैर नाटो सहयोग का दर्जा भी तुरंत छीन लेना चाहिए। सोचिए, आप बड़े अधिकारी कह रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कैसे मुनीर और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई जा रही है, सुनिए जरा। Asim Munir is Osama bin Laden in a suit. आसिम मुनीर सूट पहने ओसामा बिन लादेन है और पाकिस्तान को दी जाने वाली कोई भी रियायत उनकी विचारधारा या उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले पाकिस्तानी अभिजात वर्ग को बदलने वाली नहीं होगी। Elite which he represents. This is why I'm saying that Pakistan is playing. यह तथ्य कि पाकिस्तान आदि दुनिया को परमाणु हथियारों से धमका रहा है, इस बात का स्पष्ट संकेत है कि उसने एक वैध राज्य होने का अपना अधिकार खो दिया है। It's threatening to blow up Indian. ये तो एक है जो पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तानियों की दुर्दशा कर रहा है। अब एक और व्यक्ति आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये है बिलावल। और बिलावल भी कम नहीं है, बिलावल भी लगातार गीदड़ भभकी भारत को देता रहता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमने कितना मारा है दुनिया जानती है, लेकिन बिलावल फिर से धमकी दे रहा है। और ये धमकी मैं कहने वाला हूं कि रुकने वाली नहीं है, इसका जवाब भारत ही देगा। मैं बार बार कह रहा हूं, ये बिलावल और इसके जितने भी गुर्गे हैं वो जान लें और सुन लें, ऑपरेशन सिंदूर में हार के बावजूद पाकिस्तान हमें धमकी दे रहा है। बिलावल भुट्टो ने फिर से भारत को युद्ध की धमकी दे दी। अगर भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित किया तो पाक के पास जंग के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। पाक 6 नदियों को वापस लेने के लिए जंग करने में सक्षम है। बिलावल से पहले मुनीर ने मिसाइल हमले की धमकी दी थी। अगर भारत सिंधु नदी के पानी पर कोई बांध बनाता है तो उसे पाकिस्तान 10 मिसाइलों से उड़ा देगा, यह मुनीर ने कहा था। अब बिलावल भी आ गया मैदान में, लेकिन बता दूं, पाकिस्तान भारत से किसी जंग में जीत नहीं सकता है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में जबरदस्त इनकी पिटाई हुई थी, चाहे बिलावल हो या मुनीर हो, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आज भी बयानबाजी की जा रही है। अब आपको बताते हैं, बिलावल ने जब बयान दिया तो यहां से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया है, सुनवाते हैं आपको। भारत ने जंग की बात की, लेकिन अगर जंग छेड़ा गया है तो हम शाह अब्दुल लतीफ पिठाई की धरती से मोदी सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते ही नहीं हैं। और अगर आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है, और ये ऐसे जंग है जो आप जरूर हारेंगे। पहली चीज तो सिंधु जल का समझौता, अभी गीदड़ भपकियां दे रहे हैं पड़ोसी, अमेरिका से दे रहे हैं परमाणु हथियार। अरे भारत किसी गीदड़ धमकी से भपकी से डरने वाला नहीं है। पूरी दुनिया सुन ले, सिंधु समझौता रद्द हो गया है, हमारा पानी हमारे किसानों के काम आएगा, ये तय फैसला है मोदी जी। नदियां हमारी, धरती हमारी, पानी हमारा, और नहर बनेगी पाकिस्तान में, अपना पानी अपने काम आएगा। अपने प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, खून और पानी साथ नहीं बह सकते, नहीं बह सकते। अब मैं आपको बता दूं कि इधर जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान को, उधर प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर की नीति को लेकर कांग्रेस के भी नेता के पूर्व नेता हैं, उनके बेटे हैं, वो भी अब तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने भी तारीफों के पुल बांध दिए हैं और बता दिया है कि भारत की नीति पाकिस्तान को लेकर पूरी तरह से तैयार है। दिखाते हैं आपको वो क्या कह रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ धमाके के बीच मोदी जयशंकर की मुलाकात हुई है। आपको बता दें, अचानक पीएम मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, और इसके बाद अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। क्या अमेरिका को जवाब देने की तैयारी में है भारत? मुलाकात के दौरान पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू भी पहुंचे हुए हैं और अंदाजा लगाया जा रहा है कि अमेरिका और टैरिफ मुद्दे पर बातचीत हुई है। अमेरिका के 50% टैरिफ पर रणनीति को लेकर बैठक में दावा किया गया है। जयशंकर ने हाल ही में किसी दबाव में ना झुकने की बात कही थी। भारत एक नई व्यवस्था चाहता है, ऐसा नहीं जहां कुछ देशों का वर्चस्व हो। भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है, और जैसा मैंने कहा कि इसे लेकर अब तारीफ भी की जा रही है। सुनवाता हूं आपको।
देखिए, देश सुरक्षित है क्योंकि हमारे पहले तो आर्मी और हमारी सेना है, आर्मी नेवी, एंड अदरवाइज आई डू फील दैट द लीडर्स हु आर रनिंग द कंट्री राइट नाउ, मिस्टर जयशंकर जी, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और बाकी के राजनाथ सिंह जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, दे आर वर्किंग हार्ड। सुधांशु त्रिवेदी जी मेरे अच्छे दोस्त हैं, नितिन गडकरी जी का घर हमारे लिए खुला हुआ है हर दफ़ा जाने के लिए, CR पाटिल जी मेरे खास नहीं तो अच्छे रिलेशंस हैं, अनुराग ठाकुर, रोहन गुप्ता, ये लोग तो आधे तो हमारे कांग्रेस से आए हैं। देखा आपने। अब आपको बताता हूं कि इधर अमेरिका पाकिस्तान पर डबल अटैक कर रहा है। ये आप देख रहे हैं, BLA जो आजादी की मांग कर रहा है उसे अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। अब इसको लेकर भी अलग तरह की रणनीति बताई जा रही है, बनाई जा रही है। लेकिन BLA को लेकर कैसी तैयारी अमेरिका कर रहा है और उसकी पूरी तैयारी क्या है, आइए जरा आपको विस्तार से समझाते हैं। मुनीर के अमेरिका दौरे पर खुशखबरी मिल गई है मुनीर को। क्या खबर है? बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA आतंकी संगठन घोषित कर दी गई है। अमेरिका ने BLA पर पाक को बड़ी राहत दी है। पाक सेना BLA का मुकाबला नहीं कर पा रही थी, ये तो दुनिया जानती है। पाक सेना इस आर्मी के निशाने पर थी। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाक सेना का अभी भी अत्याचार देखा है, अभी भी अत्याचार जारी है और इसी के विरोध में BLA का गठन किया गया था। बलूचिस्तान में विरोध तेज हुआ, BLA ने कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। इतना ही नहीं, कराची एयरपोर्ट, ग्वादर पोर्ट के पास जो हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी बलोच लड़ाकों ने ली। ट्रेन को हाईजैक करने की जिम्मेदारी भी बलोच लड़ाकों ने ली। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने नोटिफिकेशन इसके लिए जारी कर दिया है। बहरहाल अमेरिका कितनी ही साजिश कर ले, भारत उसे जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज देश में सियासत कैसी है, क्या माहौल है, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। चुनाव आयोग वर्सेस इंडी अलायंस। इंडी के नेता कह रहे हैं चुनाव ठीक ढंग से नहीं हो रहा है और आज उसे लेकर सड़कों पर आ गए। ये देखिए आप, टी-शर्ट पहने हुए हैं, इसके अंदर की खबर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए आप, प्रदर्शन किया जा रहा है, जबरदस्त नारेबाजी हो रही है और ये नारेबाजी ये तो आपने बाहर हंगामा देखा, अब लोकसभा के अंदर देखिए जरा कैसे वोटर लिस्ट शुद्धिकरण को लेकर हंगामा हो रहा है। देखिए जरा, बार बार समझाने की कोशिश की जा रही है लेकिन विपक्ष के नेता मानने को तैयार नहीं है। विश्वास नहीं है, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर विश्वास नहीं है, भारत के सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है, भारत के पार्लियामेंट के ऊपर विश्वास नहीं है। जिस सदन में बैठ करके देश को सेवा करते हैं, हम ओथ लेकर के इस सदन में आए हैं, उसी सदन को एक सदन तो आपने देख लिया। अब मैं आपको राज्यसभा की तस्वीर दिखा रहा हूं, यहां पर भी जबरदस्त हंगामा हो रहा है और यहां पर कैसा हंगामा हो रहा है आप देख सकते हैं। यानी विपक्ष के नेता अंदर भी हंगामा कर रहे हैं और बाहर भी हंगामा कर रहे हैं। 49 minutes of the session so far. The House will meet at 12 noon today. Please. What's the use of this? This is 0 hour. This is 0 hour. आप please. No, not allowed. Not allowed. Please take your seat. Let me read. Because of the disruptions, we have lost 50. देखा आपने किस तरह का यह हंगामा हो रहा है, लेकिन आज तमाम सांसद टी-शर्ट पहनकर क्यों पहुंचे, आपको बताता हूं। दरअसल बिहार में वोटर लिस्ट SIR को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन लगातार जारी है और आज इंडिया अलायंस के तमाम दलों ने विरोध का एक अनूठा तरीका अपनाया। इंडिया अलायंस ने एक टी-शर्ट पहनकर चुनाव आयोग के SIR का विरोध किया और इस टी-शर्ट पर बड़े बड़े अक्षरों में अंग्रेजी में लिखा हुआ था मिंता देवी। टी-शर्ट पर मिंता देवी की तस्वीर भी लगी हुई थी और टी-शर्ट के पीछे 124 नॉट आउट लिखा हुआ था। एक तरफ प्रियंका गांधी और दूसरे नेता वोटर लिस्ट SIR का विरोध कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी भी आज मोर्चा संभाले हुए थी। विपक्ष ने इसी दौरान नारे लगाए और प्ले कार्ड्स भी लहराए जिन पर SIR का मतलब लिखा था साइलेंट इनविजिबल रिंगिंग लिखा हुआ था और सांसदों के इसी प्ले कार्ड्स पर वोट चोरी बंद करो जैसे संदेश भी लिखे हुए थे। इस दौरान कई सांसदों ने महंगाई का भी विरोध किया और प्याज की माला पहनकर भी प्रदर्शन किया, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
हालांकि उनका सबसे ज्यादा फोकस वोटर लिस्ट पर ही था, क्योंकि बिहार में वोटर लिस्ट दुरुस्त करने का काम चल रहा है और वोटर लिस्ट में मिंता देवी का नाम है। अब ये मिंता देवी कौन है? ये मिंता देवी हैं जिनकी उम्र महज 35 साल है। वोटर लिस्ट में उम्र 124 साल लिख दी गई है। मिंता देवी अर्जनापुर की रहने वाली हैं और मिंता के पति का नाम धनंजय कुमार सिंह है। राहुल ने मिंता को लेकर सवाल उठाए थे। 7 अगस्त को प्रेजेंटेशन में मिंता देवी का नाम भी लिया गया था। बहुत सारी सीट्स हैं। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो 1 मैन 1 वोट इन्फोर्स करें। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा काम है साजिश करना, षड्यंत्र करना, चुनाव में कैसे हेराफेरी करें। अगर एसआईआर की बात थी तो ये 1 साल पहले भी लाई जा सकती थी। ये हकमारी तो करते ही थे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हकमारी तो करते ही हैं, लेकिन अब मतमारी भी कर रहे हैं। जो मतदान का अधिकार है उसको भी छीनना चाहते हैं लोग। चोरी तो हम बहुत मासूम होके कह रहे हैं, डकैती है। इस डकैती में शरीके गुनाह है इलेक्शन कमीशन है, और ये जो टॉप में 2 लोग हैं ना, वो शरीके गुनाह हैं। इसलिए वो चोर गद्दी छोड़। एसआईआर का मुद्दा इस वक्त बहुत बड़ा मुद्दा है और बगैर उस पर चर्चा किए, बगैर उस पर बात किए आगे कोई बिजनेस चलाना, इसका मतलब कि आपको लोकतंत्र में इतने बड़े चुनावी घोटाले पे कोई मतलब ही नहीं है, आपको कोई लेना देना नहीं है। और ये इस बात को भी साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे खेल में शामिल है। तो ये सारी जो वोट चोरी है जिसकी वजह से भाजपा जीतते आई है पिछले 5-6-7 सालों में, ये हमने पकड़ी है और इस पे कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोर्ट में भी कल ईसी ने कहा है हमको आपको भी ये दस्तावेज नहीं देंगे। तो क्या ईसी कोर्ट से भी ऊपर है? हमेशा की तरह आज भी विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा था, बिल्कुल मूड में नहीं था। इसलिए संसद की कार्यवाही शुरू होते ही सांसदों ने जोर जोर से नारेबाजी शुरू कर दी। संसद की कार्यवाही ठप करा दी गई और फिर संसद के बाहर भी ये सभी निकल गए प्रदर्शन करने के लिए। दरअसल चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी और पहली लिस्ट का मतलब ये कि फिलहाल ये लिस्ट ड्राफ्ट लिस्ट है, यानी अभी इसमें कई नाम जुड़ेंगे और कई सारे कटेंगे भी। जिनके नाम छूट गए हैं उन्हें इलेक्शन कमीशन को क्लेम करना होगा, या जिनके नाम गलती से जुड़ गए हैं उन्हें भी हटाया जाएगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने 1 सितंबर तक का समय यानी वक्त दिया है। 1 सितंबर के बाद चुनाव आयोग नए सिरे से फाइनल लिस्ट जारी करेगा, लेकिन फाइनल लिस्ट से पहले ही विपक्ष ड्राफ्ट लिस्ट पर सवाल उठा रहा है। सुनिए जरा। किसी भी मुद्दे में प्रोटेस्ट करने का राइट है, मगर सदन में दूसरे सदस्यों का हक को छीनने का अधिकार नहीं है। जब से पार्लियामेंट शुरू हुआ है तब से लगातार ये हंगामा कर रहे हैं। अगर ममता बनर्जी की सरकार 2 नंबर की सरकार बनी है वोट चोरी से, तो इस्तीफा करे, वो जाने। अगर तेलंगाना की सरकार 2 नंबर वोट से बनी है चोरी करके, तो इस्तीफा करे। भाई नाम देना है, हिम्मत तो देना जुटा करके। 10,000, 20,000, 60 लाख, 65 लाख कटा है, तो इनके पास कार्यकर्ता है, देना। ये किसके सामने ये दुर्भाग्य बोल रहे हैं? कभी माननीय सदस्य कोई हंगामा करता है, बिल में कागज भी फाड़ देता है, लेकिन आज डिप्टी एडिटर गौरव गोगोई ने जिस तरह से कागज उठाया और लोगों को दिया और कागज फाड़ने के लिए कहा, हम लोग भी विपक्ष में रहे हैं, ऐसी घटना हमने नहीं देखी। और मैंने चेयर से कहा मैं कि आई एम ब्लीडिंग, और इस तरह के अगर इंसिडेंट्स होते हैं तो ये बहुत दुख का विषय है। चुनाव आयोग में कोई चीज होती है तो उसको आप चैलेंज कर सकते हो, तो आपको चैलेंज 45 दिन में कर सकते हो। आप 1 साल के बाद चैलेंज कर रहे हो, जब आप हार पे हार रहे हो, बिहार और तमिलनाडु हारने जा रहे हो, बंगाल आपका छूटने जा रहा है, तब आपको ईवीएम के बाद अब इसकी लिस्ट के नाम याद आया है। मैं समझता हूँ ये दिग्भ्रमित हारा थका विपक्ष आज दिशाविहीन है। विपक्ष ने सोमवार को भी प्रदर्शन किया था। संसद भवन से चुनाव आयोग तक मार्च निकाला था और विपक्ष के इस प्रदर्शन में विपक्ष के 300 सांसद शामिल हुए थे। पुलिस ने रोका तो धरने पर बैठ गए, जिसके बाद इन्हें डिटेन कर लिया गया था।
सोमवार को एक तरफ चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था तो दूसरी ओर सपा सांसदों ने भी प्रदर्शन किया और वो तनाव में नजर आए। दरअसल कुछ सांसद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे हुए थे, जिसमें से समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन भी थी, साथ में लालू की बेटी मीसा भारती भी थी और ये सांसद वोटर लिस्ट पर बातचीत कर रहे थे। तभी एक युवक जया के पास आता है सेल्फी लेने के लिए। ये देखते ही हमेशा की तरह जया बच्चन का पारा हाई हो गया, वो झुंझला गई। उन्होंने उस युवक को जोर से धक्का दे दिया और डांट लगा दी। हालांकि उस युवक ने सॉरी बोलकर अपना पीछा छुड़ा लिया। तो देखा आपने, लेकिन विपक्ष अब भी प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन आज इस मसले को लेकर, जैसा हमने बताया कि यह मसला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट में भी आज इस मसले को लेकर क्या कहा गया है वो भी आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को जोर का झटका दे दिया है। कोर्ट ने कहा कि आधार पहचान का प्रमाण नहीं हो सकता है, इस निर्णायक सबूत के तौर पर इसे नहीं लिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन का कहना सही है कि इसे सत्यापित किया जाना चाहिए। आधार कभी भी नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा किसी की भी पहचान का प्रमाण यह हो सकता है। आधार एक्ट की धारा 9 में इस बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि नागरिकों को सूची में शामिल करना, गैर नागरिकों को बाहर करना इलेक्शन कमीशन का अधिकार है और इलेक्शन कमीशन ने अभी केवल ड्राफ्ट लिस्ट तैयार की है, फाइनल लिस्ट अभी आना बाकी है। अभी पहले हम प्रक्रिया की जांच करेंगे और इतना ही नहीं, इसके बाद हम वैधता पर विचार भी करेंगे। एसआईआर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है, जिसमें है जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्य बागची इस पीठ में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में कल भी इस मामले पर सुनवाई जारी रहेगी और एक एनजीओ और कुछ सियासी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को चुनौती दी है। अब मैं आपको बताता हूं इसे लेकर क्या सियासी प्रतिक्रिया दी जा रही है। बेसलेस कांग्रेस ब्रेनलेस हो जाएगी, जिसमें कि जिसका जनाधार जो है सिमटता जा रहा है, लेकिन अहंकार जो है वो सिर चढ़ के बोल रहा है। और इसी का प्रमाण है, इसी का परिणाम है कि ये जो है वो चुनाव लड़ने के बजाय जो है वो चुनाव आयोग से भिड़ रहे हैं। ये हमारे लोकतंत्र पे एक हमला है। अगर हमारे लोगों को जो संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार ही छीने जाएंगे, इस तरीके से उनका मैनिपुलेशन होगा, तो हम अपनी सबसे कीमती चीज़ जिसके लिए हमारा देश जाना जाता है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, हम उसी की हत्या कर रहे हैं। ये सत्ता पक्ष कर रही है। ये जो सरकार है ये इसी धांधली के आधार पर बनी हुई सरकार है और एसआईआर से भी ये यही करना चाह रहे हैं। चुनाव आयोग हिटलर की तरह कहता हो कि मैं किसका नाम कर दिया, मैं इंटाइटल नहीं हूं देने के लिए। तुम होते कौन हो? सीसीटीवी फुटेज गायब हो गया, वोटर लिस्ट नहीं दूंगा, हमारा मन डकैती करूंगा और चोरी करके प्राइम मिनिस्टर को बिठा दूंगा। तो पहले एसआईआर करो, लोकसभा को भंग करो, एसआईआर करो और फिर नया गवर्नमेंट को गठन करो। वोट काटना देशद्रोह है, उससे कम नहीं, क्योंकि वोट काटने से संविधान मर जाएगा, वोट काटने से संसद की मर्यादाएं मर जाएंगी। कि जब सरकार प्रजातंत्र का, सदन का, संसद का, संविधान का गला घोट रही है, तो फिर ऐसे में क्या चर्चा हो सकती है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज आपको लेकर चलता हूं उत्तर प्रदेश, जहां पर हंगामा जबरदस्त चल रहा है। मकबरे और मंदिर को लेकर विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन अब मकबरे और मंदिर के विवाद के बीच आपने देखा था कैसे जबरदस्त हंगामा हुआ। कोई हाथों में लाठी डंडे लेकर प्रदर्शन कर रहा है तो कोई पत्थरों की बरसात कर रहा है। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन कल क्या हुआ ये देखिए। मकबरे पर झंडा फहरा दिया गया और उसके बाद यह विवाद बहुत बढ़ गया। यह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, हिंदू संगठन के लोगों ने जैसे ही झंडा फहराया उसके बाद विवाद और ज्यादा बढ़ता चला गया। इसके बाद भी अभी भी प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा। अगली तस्वीर दिखाइए कैसे हंगामा हो रहा है विधानसभा में आज इस प्रदर्शन को लेकर, वो आपको दिखा रहा हूं। देखिए आप, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और विधायक पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। सुनिए जरा। लोगों में से मेरा निवेदन है, एफआईआर दर्ज होगी, मुकदमे में उनका नाम नहीं है। अरे अब है कि नहीं है वहां? कल एक सुनिए कल एक अगर आप लोगों में से मेरा निवेदन है, एफआईआर दर्ज होगी, मुकदमे में उनका नाम नहीं है।
अरे अब है कि नहीं है वहां? कल एक सुनिए, अब ये सदन तक आ गई है लड़ाई, तो इसमें क्षेत्रीय नेता भी मैदान में आ गए और बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं फतेहपुर के, उन्होंने सीधे मुलायम सिंह यादव के बारे में भी कह दिया और कहा कि उनकी सरकार नहीं है। गोली चलवा कर देखिएगा। अरे बार बार कह रहा हूँ आपको, घूमते रहते हैं। कल आपने 7 बजे कहा था, क्यों नहीं बुलाया भाई? क्यों नहीं बुलाया आपने? आपने स्पष्ट किया है कि 7 बजे आपने मनमानी की है। मैंने जिलाधिकारी महोदय को बताया है, उनको बताया जिलाधिकारी महोदय के कि मानवर, तो उन्होंने कहा मैं एसपी साहब आपने कहा। सुना आपने। और इधर समाजवादी पार्टी की मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता का नाम हिंसा में आ गया है। इनका नाम है पप्पू सिंह और ये हिंसा के वक्त वहां पर मौजूद थे, इनका नाम भी उसमें आ गया है। लेकिन इसके बाद पप्पू सिंह की मुश्किल और बढ़ती हुई नजर आ रही है। सिर्फ हनुमान के हटे ही तो सेना श्री राम के हटे, जलवार के नाम के हटे। अब मैं आपको बताता हूं, पप्पू सिंह फंस गए तो समाजवादी पार्टी ने तुरंत उन्हें पार्टी से निकाल दिया है। एक तरफ पप्पू सिंह प्रदर्शन में गए, वहां फंसे, और अब समाजवादी पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है। रिपोर्ट दिखाता हूं। सभी पदों से मैं मुक्त होना चाहता हूं। ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा दोगे। यूपी के फतेहपुर में मकबरा और मंदिर विवाद को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। विरोधी दल पहले जहां हिंदू संगठनों पर सवाल उठा रहे थे, वहीं हिंसा भड़काने में समाजवादी नेता का नाम आने के बाद सियासी पारा हाई है। एक बात और सामने आई है, उसमें कोई पप्पू चौहान नाम का व्यक्ति भी नामजद हुए, उनको समाजवादी पार्टी की तरफ से निकाला गया है। पहले इस तरीके की घटना में शामिल हो और फिर उसके बाद अराजकता फैलाओ, फिर सदन से लेकर सड़क तक इस प्रकार की परिस्थिति पैदा करो। इस बीच फतेहपुर के बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ साफ जिले के एसपी को धमकाते हुए कह रहे हैं, ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है जो गोली चलवा दो। वायरल वीडियो को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर सवाल उठाए। अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई थी, उसी विचारधारा पे ऐसे लोग चल रहे हैं। वो नफरत पसंद करते हैं, दूरियां लाना चाहते हैं समाज के अंदर। अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि हिंसा आपने करवाई, लेकिन आखिर हिंसा किसने करवाई है? आइए जरा आपको बताता हूं। फतेहपुर में हिंसा के पीछे कौन है? 11 अगस्त को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जमकर बवाल हुआ। हिंदू संगठन के लोगों ने मकबरे में तोड़फोड़ की और वहां पर भगवा झंडा लगा दिया। पुलिस ने घटनास्थल से भगवा झंडे को हटा दिया है, लेकिन मकबरा मंदिर विवाद को लेकर अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने राज्य सरकार से जवाब मांग लिया। कहा मकबरे पर कब्जे की कोशिश की गई है, राज्य का माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, सपा के आरोपों पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जवाब दिया। कहा कानून हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई हो रही है, 10 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, सरकार किसी भी दोषी को छोड़ने नहीं वाली। एफआईआर में एक सपा नेता का भी नाम शामिल है। दावा यह कि पप्पू सिंह मकबरे से जुड़े हुए बवाल में शामिल थे। पुलिस ने आरोपी पप्पू सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और सपा ने पप्पू सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब विपक्षी दलों ने फतेहपुर के बीजेपी जिला अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगा दिए। बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने खुद लोगों को बुलाया। मकबरे पर पूजा के बहाने माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मौके पर 15 थानों की पुलिस को तैनात कर दिया। स्थिति ना बिगड़े इसके लिए 6 जिलों के एएसपी की भी तैनाती की गई है। यह तस्वीर आपने देखी, लेकिन अब इस पर कैसे वार पलटवार हो रहा है सुनवाता हूं आपको। फतेहपुर में एक मकबरा था, उस मकबरे पर कब्जा करने के लिए 7 दिन पहले से ऐलान किया गया कि यह मकबरा हिंदुओं का है, हम इस पर कब्जा करेंगे। और भारी संख्या में लोगों को लेकर वहां आए और हल्ला करते हुए पुलिस को धक्का मुक्की देकर उसमें घुस गए और तोड़ फोड़ किया। इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश में शांत व्यवस्था बनी रहे। इसमें सरकार का और कोई सरकारी तंत्र का किसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम इस बात का पूरी तरीके से खंडन करते हैं। पूरी तरीके से कानून अपना काम करेगा। जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, जो भी सुनिए,
जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड जरूर मिलेगा। मान्यवर, देखा आपने, ये घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस घमासान को लेकर अलग अलग नेता अलग अलग तरह के दावे कर रहा है। कौन नेता क्या कह रहा है, आइए जरा आपको दिखाते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं ये घटना बीजेपी के खत्म होने की निशानी है। बीजेपी की विचारधारा अंग्रेजों जैसी हो गई है। बीजेपी सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रच रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं बीजेपी ने देश में नफरत का माहौल बना दिया है और हमलावर मुसलमान होते तो क्या होता। धर्म के इशारे पर कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस घटना को देखकर ऐसा लगा कि 1992 लौट आया है। इधर जवाब दिया जा रहा है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं फतेहपुर में कानून अपना काम कर रहा है। सपाइयों का चेहरा बेनकाब हो गया है। हिंदुस्तान में दिक्कत तो पाकिस्तान चले जाएं। इधर इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद मैदान में आए। उपद्रवी मुसलमान होते तो छाती पर गोली मार दी जाती। नफरत बोने वालों को इसे काटना भारी पड़ेगा। समाजवादी पार्टी कांग्रेस की नीति फूट डालो हुकूमत करो की है, यह कह रहे हैं ब्रजेश पाठक। सपा कांग्रेस की नीति ऐसी है, सपा माहौल बिगाड़ने और बांटने का काम कर रही है। अब मैं आपको बताता हूं, इसे लेकर सियासी घमासान उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक बढ़ गया है। सुनिए जरा। समाज बटे, नफरत फैले, दूरियां बढ़े, तभी राजनीति में वो कामयाब होंगे। अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई थी, जो दल अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, जो विचारधारा अंग्रेजों की बनाई हुई है, उसी विचारधारा पे ऐसे लोग चल रहे हैं। वो नफरत पसंद करते हैं, दूरियां लाना चाहते हैं समाज के अंदर। ये तो एक हेट्रेड का माहौल पूरे देश में बीजेपी ने जो बनाया है, और खास तौर से उत्तर प्रदेश में तो उनको खुली छूट दी गई है। तो ऐसा लग रहा था कि फिर दोबारा 1992 वापस आ रहा है क्या। देश का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पे। उस समय मेरे पूर्वजों से थोड़ी भूल हो गई। अगर सारे हिंदू पाकिस्तान और बांग्लादेश से आ जाते भारत में और यहाँ से मुसलमान चले जाते तो ओवैसी जैसे जुबान नहीं खुलते। लेकिन फतेहपुर में कानून अपना काम कर रहा है। देखिए, ये एक इनका एजेंडा है, इसी एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं। सामने कोई दूसरा होगा तो गोलियां चलेंगी। देखा आपने, समाजवादी पार्टी इस मामले पर फंस गई है। उधर संभल पर भी सपा की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। देखिए जरा, बुलडोजर मैदान में आ गया है और बुलडोजर समाजवादी पार्टी के लिए भी मुश्किल खड़ी करने वाला। ऐसा क्यों कह रहा हूं, अगली तस्वीर दिखाइए। सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर बुलडोजर चल सकता है। संभल में बुलडोजर का एक्शन अब भी जारी है, लेकिन बर्क की मुश्किल कैसे बढ़ेगी। पूरी तैयारी हो चुकी है। क्या समाजवादी पार्टी सांसद बर्क के घर पर बुलडोजर चलने वाला है, उसको लेकर क्या तैयारी है, आइए जरा आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी की मुश्किल कैसे बढ़ रही है। संभल प्रशासन ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर एक्शन लिया है। कैसा एक्शन। सपा सांसद पर बिना नक्शा पास कराए घर निर्माण करने के आरोप लग रहे हैं और इस मामले में संभल की एसडीएम कोर्ट ने भी आदेश जारी कर दिया है। जियाउर रहमान बर्क पर 1,35,000 का जुर्माना लगाया गया है। प्रशासन ने सपा सांसद को 30 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। सांसद को अपने घर में दीवार, कॉलम और छत को खुद तोड़ना होगा। अवैध निर्माण नहीं तोड़ने पर प्रशासन आएगा और फिर जबरदस्त कार्रवाई होगी। सांसद के घर पर अवैध निर्माण को बुलडोजर ध्वस्त कर सकता है और संभल में अवैध कब्जे पर भी तोड़फोड़ जारी है, उस पर एक्शन हो रहा है। प्रशासन ने 3 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटा दिया है। 2000 वर्ग मीटर की जमीन पर अवैध कब्रिस्तान बनाया गया था। अवैध कब्रिस्तान पर कब्जा खाली कराने के लिए कोर्ट में केस भी चला। तहसीलदार संभल के न्यायालय ने अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया था और आदेश के खिलाफ किसी भी पक्ष ने अपील नहीं की है। इसका सीधा मतलब ये, प्रशासन ने बुलडोजर चलाने का निर्णय ले लिया है। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन से कब्जा हट गया है, अब इसका उपयोग सार्वजनिक कार्य के लिए किया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं इस मसले को लेकर संभल में अधिकारी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। हाँ सर, संभल में हिंसा हुई थी, उसमें भी काफ़ी दंगाई ने उत्पात मचाया था। आपने बहुत डट के सामना किया था और चैलेंजिंग पे था काफ़ी ज़्यादा। हाँ वो था, पर वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो संभल प्रशासन ने
या जो किया, जो शासन के निर्देश हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर हमें मेंटेन रहना चाहिए, तो उसी तरह से सख्ताई से उसका पालन किया गया। उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एलिगेशन आप पर भी लगे, लेकिन आपने बहुत ही सावधानी चीज़ों को मैनेज किया, जो कि दंगाइयाँ पुलिस पे अटैक कर रहे थे, उस समय काफ़ी आरोप लगे रहे थे आप। मैं सिर्फ एक पुलिस अधिकारी की ड्यूटी वहाँ निभा रहा था, और जो एलिगेशन लगा रहे थे वो क्यों लगा रहे थे, उनका उसमें क्या लाभ था, वो उन्हें पता होगा। ग्राउंड पे जो चीज़ें थी, जो सामने थी, वो एक बिल्कुल प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं, वहाँ वीडियो फुटेज सब कुछ बता रहे हैं। और हमने खाली हम वहाँ कोई मस्जिद पे। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब एक ऐसी खबर की बात करूंगा जिसकी पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। वो चर्चा है स्ट्रीट डॉग्स की। इन्हें लेकर देश भर में घमासान छिड़ा हुआ है। कोई पक्ष ले रहा है तो कोई विरोध कर रहा है, लेकिन आप देखिए इधर कार्रवाई शुरू हो गई है। कुत्तों को पकड़ा जा रहा है, जो आवारा कुत्ते हैं जो हमला कर देते हैं रात के वक्त, अब उनको ऐसे पकड़ा जा रहा है और शेल्टर में ले जाने की तैयारी की जा रही है। अगली तस्वीर आप दिखा दो, ये देखिए, इसको लेकर दिल्ली में प्रदर्शन किया जा रहा है। लोग मोमबत्तियां हाथों में लेकर आ गए और प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसके बाद इन पर एक्शन भी हुआ है। तो देखा आपने, प्रदर्शन हो रहा है, एक्शन भी हो रहा है, और इधर संग्राम भी खड़ा हो गया है, सियासी संग्राम खड़ा हो गया है। कोई इसके समर्थन की बात कर रहा है तो कोई कह रहा है कि फैसला ठीक है, इस मसले को लेकर कार्रवाई की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जब से दिल्ली में आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया है, तभी से इस आदेश पर विरोध और समर्थन की जंग शुरू हो गई है। देश भर में इस मुद्दे पर माहौल गर्म है। इस बीच सियासी दल भी मैदान में उतर आए हैं। राहुल गांधी, प्रियंका समेत कई नेताओं ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता समेत कई नेता इस फैसले के समर्थन में आ गए हैं। अब मैं आपको बताता हूं, इसे लेकर सियासी संग्राम खड़ा हो गया और यह संग्राम बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि नेताओं के गुट भी अलग अलग हो चुके हैं। आइए आपको बताते हैं कौन इस पर क्या कह रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये बेजुबान जीव कोई समस्या नहीं है जिन्हें मिटा दिया जाए। आवारा कुत्तों को बिना सोचे समझे सड़कों से हटाना ठीक नहीं है। इधर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कह रही हैं, दिल्ली की जनता सालों से आवारा कुत्तों को लेकर परेशान है। ये समस्या विकराल रूप ले चुकी है और इसका समाधान करना जरूरी है। प्रियंका गांधी कह रही हैं, कुत्तों को शेल्टर होम में ले जाने में अमानवीय व्यवहार होगा। आवारा कुत्तों को रखने के लिए पर्याप्त शेल्टर मौजूद नहीं है। बेसहारा पशुओं के कल्याण के लिए हम लोग संकल्पित हैं, ये कह रहे हैं मंत्री कपिल मिश्रा। दया, करुणा और मानवता की भावना के साथ निर्णय को लागू करेंगे। लेकिन इधर मेनका गांधी है, वो कह रही हैं, आदेश किसी गुस्से में दिया गया अजीबोगरीब फैसला है। गुस्से में लिए गए फैसले कभी भी समझदारी भरे नहीं होते हैं। अब इसे लेकर कैसे निशाना साधा जा रहा है वो जरा आपको दिखाते हैं। वर्षों से इस विषय पे परेशान है। हमारी सरकार बनने के बाद से इन विषयों पे चर्चा करते हुए इसके समाधानों पे वर्कआउट कर ही रहे थे। इसमें माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा एक ही ध्येय है, दिल्ली की जनता को राहत दे। अगर हम 3 लाख कुत्ते उठा लें और उनको पाउंड में डाल दें, ये सब करने के बाद 48 घंटे के अंदर अंदर वो 3 लाख कुत्ते बाहर से आएंगे और दिल्ली भर जाएगी। बिकॉज जहाँ खाना है वहाँ जानवर है। 2 चीजें होंगी, एक तो आपके कुत्ते वापस आएंगे और उनके आने से पहले जो बंदर हैं वो सब जमीन पर उतर आएंगे। 3 लाख कुत्ते एक पॉन्ड में रखने के लिए कितना एक्सपेंस आएगा? एक डॉग का 1 महीने का खर्चा होता है 5000 रुपए। 3 लाख का कितना खर्चा आएगा? आई डोंट नो गवर्नमेंट कैसे करेगी, मतलब ये पॉसिबल नहीं। देखा आपने, लेकिन अब दिल्ली में पूरी तैयारी की जा रही है। कुत्तों को कैसे शेल्टर होम में रखा जाएगा, इसके लिए क्या तैयारी है, आइए जरा आपको दिखाता हूं मैं। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यहां सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्तों में कुत्तों को शेल्टर होम भेजने के लिए कहा है, लेकिन दावा यह कि एमसीडी के पास कोई शेल्टर होम नहीं है।
दावा ये कि आवारा कुत्तों के लिए 20 नसबंदी केंद्र मौजूद हैं। इनकी क्षमता भी करीब 2500 आवारा कुत्तों की ही है, जबकि दिल्ली में 6 से 10 लाख कुत्ते होने का अनुमान है। हालांकि अब तक इसे लेकर कोई स्पष्ट आंकड़ा जारी नहीं हुआ है। दिल्ली में कितने आवारा कुत्ते कहां हैं इसकी भी जानकारी नहीं है। आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने पर भी भारी खर्च होगा। बेसहारा गाय को शेल्टर होम में रखने की प्रतिदिन खर्चे 40 रुपए हैं। अगर यही खर्चा एक आवारा कुत्ते पर लगाया जाता है तो अंदाजा लगाइए 8 लाख आवारा कुत्तों पर प्रतिदिन खर्च आएगा 3 करोड़ 20 लाख रुपए। ऐसे में हर महीने आवारा कुत्तों पर खर्च 90 करोड़ तक जा सकता है। पहले कुत्तों के रहने के लिए शेल्टर बनवाने में भारी खर्च आएगा। सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं इस पर। अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। ये बिग रिलीफ है फॉर पीपल जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ में रह रहे हैं, जो बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इतने टाइम से। बहुत अच्छी बात है कि डॉग लवर्स जो अगर किसी को परेशान भी करता है उसके ऊपर शिकायत होनी चाहिए, उनको बंद भी करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने इतना सराहनीय काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा प्रयास किया है, एक ऐसा संदेश दिया है सबको जिससे सब लोग खुश हो सकें और हमारे बच्चों को एक सुरक्षा प्रदान की है सुप्रीम कोर्ट ने। जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत ही सराहनीय कदम है और जनता के हितों का है। 10 से 15 कुत्ते तो इसी चौक पे घूमते रहेंगे। अभी भी देखो यहाँ पे 4-5 तो यहीं पे बैठे हुए हैं और जो घर से आते हैं वो दूध लेके और इनको पाल रहे हैं। अरे भाई अपने घर में जाके पालो, यहाँ पे क्या जरूरत है। और कह दो तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं, आपकी कंप्लेन कर देंगे, आपका ये कर देंगे। तो बहुत अच्छा किया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कुत्तों को लेकर दुनिया भर में शेल्टर होम की क्या व्यवस्था है। अमेरिका में आवारा कुत्तों को एनजीओ शेल्टर होम में ले जाते हैं और उन्हें कभी भी सड़कों पर नहीं छोड़ा जाता है। ब्रिटेन में सभी आवारा कुत्तों को स्थानीय प्रशासन संभालता है। लंदन में पालतू कुत्तों में माइक्रोचिप लगाई जाती है जिससे आवारा कुत्ते ना घूमें। ऐसा कुत्ता मिलता है तो तुरंत मालिक को फोन कर दिया जाता है। कुत्ते के खतरनाक होने पर मानवीय तरीके से मार देते हैं। सिंगापुर में भी आवारा कुत्तों को एक माइक्रोचिप लगाने का प्रावधान है। आवारा कुत्तों को पकड़कर नसबंदी और टीकाकरण भी किया जाता है। इधर जापान में आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें शेल्टर में रखा जाता है। यहां से कोई भी नागरिक उन्हें गोद ले सकता है। अब आपको बताते हैं कि कुत्ते क्यों हमारे लिए खतरनाक हैं, कैसे वो खतरनाक बता रहे हैं अभी आपको, कि कैसे वो बार बार काट रहे हैं। रुकिए जरा थोड़ा सा। एक बच्चा यहां पर आपको दिखाई दे रहा है और ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ कुत्ते के काटने के बाद ऐसा हो गया है, इसमें रेबीज फैल गया। लेकिन रेबीज क्या होता है ये जरा हम आपको बताते हैं। ये बहुत बड़ी तस्वीर अभी तक हम देख पा रहे हैं पूरे देश भर में कि कैसे ये खतरनाक साबित होता जा रहा है। अब आपको बताते हैं आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पीछे की वजह है मौत। 2024 में रेबीज से 54 लोगों की मौत हो गई। 2023 में यह आंकड़ा 50 से ज्यादा था। WHO का कहना है कि रेबीज से मौत के आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। WHO ने दावा किया भारत में रेबीज से होने वाली मौतों पर अभी तक आंकड़ा और ज्यादा हो सकता है। रेबीज एक खतरनाक बीमारी है जो जानवरों के काटने से फैलती है। इन जानवरों में मुख्य तौर पर कुत्ते और चमगादड़ भी शामिल होते हैं। जानवरों की लार के जरिए इसका संक्रमण शरीर तक पहुंचता है और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हुए जानलेवा हो जाता है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपकी सुरक्षा की। आपकी सुरक्षा को लेकर दिल्ली में पूरी तैयारी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आतंकी नहीं, अब खालिस्तानी भी नजर गड़ाए हुए हैं और अब तो लॉरेंस का नाम भी शामिल आ गया। तस्वीर आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को, दुनिया को संबोधित करेंगे, बताएंगे भारत की ताकत क्या है। लेकिन इसे लेकर कई आतंकी संगठन हैं जो धमकी दे रहे हैं। उसमें से ये आतंकी पन्नू, ये कह रहा है कि हम धमाका कर देंगे, हम दिल्ली को उड़ा देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं है, सुनवाइए जरा। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा ही कुछ हुआ था 26 जनवरी पर, जब कुछ लोग घुस गए थे और हंगामा हुआ था। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। इसे लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। लाल किले में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। दिखाते हैं आपको। 15 अगस्त से पहले आतंकियों और खूंखार गैंगस्टर के टारगेट पर है दिल्ली।
जब देश आजादी का जश्न मनाएगा, ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन पूरे होने का गर्व मनाएगा, तब खालिस्तानी आतंकी पन्नू जश्न में जहर घोलने की तैयारी में है। वो धमाके और दहशत को फैलाने की धमकी दे रहा है। जिन्नियां रेलां जांदियां अंबरसर, बठिंडा, जलंधर, लुधियाना, फिरोजपुर, दिल्ली वाल नूं 14 अगस्त की रात तो 15 अगस्त की रात तक हर रेल गड्डी दे उत्ते खालिस्तान की निशानदेही होएगी। जिस लाल किले से पीएम मोदी देश और दुनिया को बड़ा संदेश देने वाले हैं, उस पर आतंकी पन्नू के अलावा गैंगस्टर लॉरेंस की भी काली नजर है। लॉरेंस ने तो अपने गैंग को दिल्ली दहलाने के काम पर लगा दिया है, लेकिन दिल्ली से जयपुर तक पुलिस और सुरक्षा का ऐसा कड़ा पहरा था कि साजिश नाकाम हो गई। यह आतंकी पन्नू भारत की तरफ नजर गड़ा रहा है और इसकी कैसी तैयारी है मैं आपको आज बताने वाला हूं, क्योंकि आतंकी पन्नू दिल्ली की तरफ निगाह बढ़ा रहा है। खालिस्तानी आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू फिर से धमकी दे रहा है। इस बार 15 अगस्त को ट्रेन में उसने धमाके का ऐलान कर दिया है। पन्नू ने बाकायदा एक वीडियो जारी करते हुए धमकी दी है। 15 अगस्त को दिल्ली जाने वाली ट्रेन में सोच समझकर आप सफर करें, हम दिल्ली जाने वाली ट्रेनों को निशाना बनाएंगे, ये कह रहा है पन्नू। बेहतर यही होगा कि उस दिन लोग किसी हाल में दिल्ली ना जाएं। इस बार लाल किले पर तिरंगा नहीं, खालिस्तानी झंडा फहराएंगे, ये पन्नू कह रहा है। और अब भगवंत मान भी निशाने पर ले रहा है। भगवंत मान को धमकी दे रहा है मारने की। कहा फरीदकोट में 15 अगस्त को मान आतंकियों के निशाने पर होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बेहतर यही होगा पंजाब के लोग सीएम के कार्यक्रम से दूर रहें। मेरे साथी जश्नप्रीत पर जिसने गोली चलाई उसका जवाब गोली से देंगे, पन्नू कह रहा है। उसके बदले की गूंज सिर्फ पंजाब नहीं, देश विदेश तक सुनाई देगी। दरअसल 3 दिन पहले जश्नप्रीत ने अमृतसर में खालिस्तानी नारे लिखे हुए थे और पन्नू के इशारे पर वो पंजाब में खालिस्तानी एजेंडा चला रहा था। पूछताछ के बाद पुलिस उसे लेकर पहुंची और हथियार बरामद करने जा रही थी। बरामद हथियार से ही पन्नू के साथी ने अचानक हमला बोल दिया। आत्मरक्षा में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें जश्नप्रीत मारा गया और अपने साथी की मौत से यह पन्नू बौखला गया है और धमकी दे रहा है, कहीं धमाके की, कहीं मारने की। सुनिए जरा। गोली दा जवाब गोली दे नाल। पंजाब सरकार ने गोली चलाई है, अब जवाब भी गोली से ही दिया जाएगा। पंजाब और हिंदुस्तान की जो पुलिस, उसकी वर्दी का खाकी रंग लाल करने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जैसे जशनप्रीत को फर्जी एनकाउंटर में मारा गया, ऐसे ही हम भगवंत मान को जान से मार देंगे। फरीदकोट वालों, तुमसे हमारा कोई पंगा नहीं है, लेकिन जान की सलामती चाहते हो तो भगवंत मान के कार्यक्रम में मत जाना, क्योंकि पूरा कार्यक्रम खालिस्तानियों के निशाने पर है। जितनी भी रेल यहाँ से गुजरती है, चाहे अमृतसर की हो, भटिंडा, जालंधर, लुधियाना, फिरोजपुर या दिल्ली की हो, 14 अगस्त की रात से 15 अगस्त की रात तक यहाँ की हर ट्रेन हमारे टारगेट पर है। अब इधर आपको बताते हैं, लाल किले की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। लाल किले को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सिर्फ लाल किला नहीं, पूरी दिल्ली में कैसी व्यवस्था की गई सुरक्षा की, आइए जरा आपको बताते हैं। पन्नू से लेकर लॉरेंस आतंकियों के टारगेट पर दिल्ली है, लेकिन 15 अगस्त के लिए दिल्ली अभेद्य किले में बदल दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा रहेगा। करीब 10,000 जवानों की खास तैनाती की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, एंटी ड्रोन और 800 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। अकेले 366 कैमरे से लाल किले परिसर की निगरानी की जाएगी। संसद और लाल किले के पास हाई सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। ऊंची इमारतों पर स्नाइपर की टीम भी हरकत करती हुई नजर आएगी। 13 अगस्त को फुल ड्रेस रिहर्सल होगी और लाल किले के बाजार भी बंद रहेंगे। 14 अगस्त दोपहर बाद पूरा लाल किला इलाका सील कर दिया जाएगा। मतलब बिना पास या खास अनुमति के बिना उस इलाके में एंट्री बैन रहेगी। फिर 15 अगस्त को लाल किला परिसर में कई स्तर की सुरक्षा भी की जाएगी। दिल्ली पुलिस, एनएसजी, एसपीजी और खुफिया एजेंसी भी मोर्चा संभालेंगी। और इस बार लाल किले से पीएम मोदी का संबोधन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि 15 अगस्त को ही ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन पूरे होंगे। सिंदूर में जिस तोप से पाकिस्तान दहल उठा था, उसी तोप से, उसी स्वदेशी लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। यह भारत की बढ़ती ताकत और दुश्मन को चेतावनी का ऐलान होगा। अब आपको बताते हैं कैसी सुरक्षा है, रिपोर्ट देखिए।
लाल किले के मेन गेट पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और आप इस गेट पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार की सिक्योरिटी पहले से कितनी अलग है। सबसे पहले आप ये मचान देखिए, मेन गेट पर है, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो यहाँ पर आपको तैनात नजर आएंगे। 13 तारीख को यहाँ पर फुल ड्रेस रिहर्सल होनी है, तो उसको लेकर भी तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर कर ली गई है। और अब वक्त हो गया है आज के सूत्र का। आज के सूत्र में बात करेंगे, कबीर दास जी ने जिंदगी और खुश रहने का एक बड़ा मंत्र दिया था, वो आपको लिख लेना चाहिए। उन्होंने कहा था, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, लोभ से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। मतलब चिंता या टेंशन करने से कोई समाधान नहीं निकलता, बल्कि नुकसान और दिमाग अस्थिर होता है। इसी तरह लगातार दुख में रहने से शरीर का नुकसान होता है और बहुत ज्यादा लालच से शोहरत और धन दौलत आप खो देते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। फिलहाल ये भारत की बात है, हमें इतना ही। लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH